आप बाल ठाकरे को जानते हैं, हो सकता है कि नहीं जानते हो आप, पर यही सवाल अगर कोई मुंबईकर या मराठी सुन लेना तो वो कहेंगे कि बाल ठाकरे नहीं, बाला साहब ठाकरे कहो। अब मेरे इस शुरुआत से ही आप एक बात तो समझ ही गए होंगे कि बाला साहब जी का महाराष्ट्र पर पकड़ कैसी रही होगी, जो लोग आज भी उनकी इतनी इज्जत करते हैं। और मैं क्राइम कनेक्ट पर उनकी बात आज एक बार फिर से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत थे ना, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने मुंबई में अंडरवर्ल्ड को जन्म लेते भी देखा और ख़त्म होते हुए भी देखा। और तो और जिस दाऊद का अंडरवर्ल्ड पर सबसे ज़्यादा कब्जा रहा, बाला साहब जी उनके हिट लिस्ट में भी शामिल थे। दाऊद ने तो बाला साहब जी के नाम की सुपारी भी निकाल दी थी, शूटर उनके घर तक भी पहुंच गए थे। क्या थी वो पूरी कहानी आप चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। बाकी आज भी कहानी अंडरवर्ल्ड की ही है, लेकिन साथ में बाला साहब ठाकरे की भी है, जिन्होंने अंडरवर्ल्ड के एक डॉन को अपने मसल पावर की तरह इस्तेमाल किया। ऐसे कि एक वक्त तो दोनों का नाम भी साथ में लिया जाता था, एक हिंदूवादी नेता और दूसरा अंडरवर्ल्ड का हिंदू डॉन, और दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन जो मुंबई के डैडी के भी नाम से जाना जाता है। तो आइए आज की यही कहानी शुरू करते हैं कि कैसे बाला साहब ठाकरे और अरुण गवली एक साथ हुए और फिर अलग भी। तो वो वक्त ना 1960 के दशक का था, जब बाला साहब ने मुंबई में शिवसेना पार्टी की स्थापना की थी। उस वक्त उनकी जिंदगी का ना एक ही मकसद था, महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाली आबादी के अधिकारों की वकालत करना। उनके मुताबिक बाहर के लोगों का उनके राज्य के संसाधन पर ज़्यादा कब्जा हो रहा था, फिर चाहे वो नौकरी हो या फिर कारोबार। जिस पर पहले मराठियों का अधिकार होना चाहिए था, उस पर कोई और आकर अपना अधिकार जमा रहा है। उनकी ये बात उन दिनों मराठी लोगों के दिल को भी छू गई कि हमारे संसाधन पर कोई और कब्जा कैसे कर सकता है। और फिर महाराष्ट्र में साउथ के लोगों के खिलाफ तो उन दिनों मुहिम ही छिड़ गई थी कि पुंगी बचाओ लुंगी भगाओ। दूसरी तरफ यही वो वक्त भी था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड जो है ना, वो अपना आकार ले रहा था। और शुरू के जो 3 बड़े डॉन थे, जो तिगरी जोड़ी कहलाते थे, वो तो मराठी थे भी नहीं, और उसमें से 2 तो साउथ से मुंबई में काम के तलाश में आए थे और बहुत बड़े डॉन बन गए। इसी बीच वक्त गुजरता गया, बम्बई शहर और बढ़ता गया और साथ ही शहर में अंडरवर्ल्ड का प्रभाव भी बढ़ता चला गया। इसी बीच डॉन की नई पीढ़ी भी तैयार हो गई, जिसमें दाऊद तो इतने आगे निकल गया कि उसके आगे सभी डॉन जो थे पुराने नए सब फीके पड़ गए। जैसे जैसे शहर बदला वैसे वैसे बाला साहब के वकालत का दायरा भी बढ़ा। वो अब सिर्फ मराठी लीडर नहीं बल्कि हिंदूवादी नेता के रूप में उभर रहे थे, और दाऊद के डी गैंग से भी उनके शिवसेना की तनातनी चलती ही रहती थी। इसी अंडरवर्ल्ड में एक मिल वर्कर परिवार से ताल्लुक रखने वाला लड़का भी गैंगस्टर में बदलने को तैयार था, नाम अरुण गवली, जो क्राइम के दुनिया में तो 1970 से ही एक्टिव हो गया था, लेकिन साल 1986 आते आते वो अंडरवर्ल्ड में सबसे ताकतवर बन चुके डी गैंग के सामने खड़ा होने की हिम्मत करने लगा। इससे पहले तक दाऊद के लिए दुश्मन सिर्फ पठान गैंग वाले ही थे, यानी करीम लाला का फैलाया हुआ गैंग जो था। लेकिन पठान के खत्म होने के बाद ना गवली गैंग से उसका गैंग वार आम हो गया था। इसी दौरान 1980 से 1990 के बीच मुंबई में राजनीति का क्राइम से मिलन हो रहा था, कुछ वैसे ही जैसा बिहार और यूपी के हर दूसरे तीसरे बाहुबली की कहानी हुआ करता था कि किसी बाहुबली को नेताजी का संरक्षण मिल रहा है और बदले में वो नेताजी के लिए कुछ भी करता था। ठीक वैसे ही उस वक्त शिवसेना भी अपनी शक्ति को मजबूत करने की कोशिश में अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश में थे। ऐसे ही वक्त में बाला साहब को अरुण गवली मिला। हालांकि ये बात वो जगजाहिर नहीं करते थे, वो पॉलिटिशियन थे, तो खुले मंच पर वो गैंगस्टरों की निंदा ही करते थे, उनका विरोध ही करते थे। लेकिन उन पर ये आरोप भी हमेशा लगता रहा कि उनका गवली के साथ कनेक्शन है और बाला साहेब गवली की ताकत इस्तेमाल करके शिवसेना का झंडा बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके बदले में वो गवली को राजनीतिक सुरक्षा और संरक्षण देते हैं। कहा तो ये भी गया कि बाला साहब ने कहा कि अगर उनके पास दाऊद है ना, तो उनके पास भी गवली है।
लेकिन इतिहास गवाह है कि गैंगस्टर कभी किसी के सगे नहीं हुए और ना ही पॉलिटिशियन। दाऊद से टकराते टकराते गबली भी बड़ा खिलाड़ी बन गया था। लेकिन अपराध और राजनीति से अलग मुंबई अंडरवर्ल्ड में पुलिस की भी एक भूमिका थी कि अंडरवर्ल्ड में रोशन हो रहे सितारों को बुझा दिया जाए। इस काम में भले ही शुरुआत में पुलिस मुंबई में कमजोर रही, लेकिन जब उन्होंने अपने पावर का सही इस्तेमाल करना शुरू किया तो संगठित अपराध को अंजाम देने वाले सभी गैंगस्टर पर नकेल कसना शुरू हो गया। उस लिस्ट में गबली भी शामिल था तो उस पर भी कार्रवाई हुई। इधर साल 1998 में बाला साहब को भी 1992-93 के दंगे के दौरान उनके उकसाने वाले भाषणों के मामले में गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में पेशी भी हुई, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया गया। पॉलिटिकल पावर का यही एहसास गबली को भी ना बहुत पहले ही हो गया था कि अगर हाथ में पावर है ना तो जेल जाने से तो बचा जा सकता है। इसलिए उसने भी साल 1997 में ही अखिल भारतीय सेना का गठन कर लिया। अंडरवर्ल्ड का हिंदू डॉन जो दाऊद के खिलाफ था वो अब हिंदू पॉलिटिशियन के रूप में खुद को स्थापित करना शुरू कर देता है। अब गबली इस समय कई आपराधिक मामलों में भी फंसा हुआ था, फिर भी उसने 2004 में महाराष्ट्र चुनाव में विधानसभा के अंदर एक सीट जो है वो अपना सुरक्षित कर लिया। बाला साहब ठाकरे अब तक महाराष्ट्र की राजनीति में एक दिग्गज बन चुके थे। लोगों के लिए उनका नाम ना एक इमोशन बन चुका था। लेकिन जब गबली ने अपनी पार्टी बना ली, जीत भी गया, तो ये भी लगने लगा लोगों को कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में गबली भी बड़ा नाम बन जाएगा, क्योंकि वो भी हिंदूवादी होने का दावा करता है। तो ऐसे में वो शिवसेना के सामने ही खड़ा होगा और शिवसेना को टक्कर तो वो जरूर देगा, क्योंकि भले ही एक समय वो दोनों साथ थे यानी बाला साहब और गबली, लेकिन बाद के दिनों में गबली के इशारों पर कई शिवसेना नेता को मारा भी गया था। लेकिन अपने किए हुए क्राइम के लपेटे में आगे फिर गबली ऐसे फंसता चला गया कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी उसके काम नहीं आया। कानूनी लड़ाई में ही वक्त गुजरता चला गया उसका, और इधर बाला साहब ठाकरे सभी के दिलों पर छा गए थे। मराठियों के लिए वो किसी, आप एक तरह से कहें तो वहाँ पर कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि वो उनके लिए भगवान हैं। बाकी इधर बाला साहब ठाकरे की साल 2012 में मृत्यु भी हो गई और महाराष्ट्र की राजनीति में वो अमर हो गए। तो यही थी वो कहानी जब बाला साहब ठाकरे और अरुण गबली कभी एक जगह थे, लेकिन जैसे जैसे पॉलिटिकल पावर का इन्फ्लुएंस आगे बढ़ा तो वो दोनों अलग भी हुए। गबली आज गुमनाम हो गया है क्राइम के दलदल में फंस के, लेकिन बाला साहब ठाकरे आज भी अमर है, वहाँ के लोगों के दिलों में जिंदा है। बाकी आप इस कहानी पर क्या सोचते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ स्क्रीन पर आपको एक बारकोड दिख रहा होगा, उसे स्कैन करके आप सीधे व्हाट्सएप पर बातचीत कर सकते हैं। अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।